पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने दंपति को किया गिरफ्तार। 7 करोड़ रुपए की कोकीन जब्त। सऊदी अरब से पार्सल के जरिए मंगवाई जाती थी कोकीन। दिलशाद गार्डन के स्वामी दयानंद अस्पताल में डॉक्टर्स ने की हड़ताल। मरीजों के परिजनों ने लगाए डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप। डॉक्टर का कहना नहीं कि पुलिस ने कार्रवाई। करकटुमा कोर्ट के डाकखाने में 3 दिनों से नहीं है स्टाम्प। वकीलों को हो रही है परेशानियां। डाकखाने वाले नहीं दे रहे कोई भी जवाब। पांच महीने से सैलरी न मिलने से परेशान है डीटीसी के बस मार्शल। घर चलाना हो रहा है बेहद मुश्किल। 3 दिनों में सैलरी आने का मिला है आश्वासन। पूर्वी दिल्ली में खुलेआम इस्तेमाल की जा रही है प्लास्टिक की थैलियां। सरकार के नियमों का नहीं होता सख्ती से पालन। प्लास्टिक पर रोक लगने से लग जाएगी प्रदूषण पर रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी जिले के स्पेशल स्टाफ ने 7 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ दंपति को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान दिलशाद गार्डन निवासी जहीर उर्फ आदिल और उसकी पत्नी गुलनार के रूप में हुई है। दंपति को कोकीन मालवीय नगर निवासी उपासना माथुर नाम की महिला उपलब्ध करवाती थी और सऊदी अरब से पार्सल के जरिए कोकीन मंगवाई जाती थी। उपासना के पति शुभम को एनआईए ने 2021 में मुंबई में कोकीन तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी प्रभारी स्पेशल स्टाफ पूर्वी जिला के नेतृत्व में और अमृता गुगलोत डीसीपी पूर्व की देखरेख में पूर्वी जिले में सक्रिय ड्रग तस्करों पर निगरानी रखने के लिए एक टीम गठित की गई थी। स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में तैनात एचसी शनि राठी को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने एक सहयोगी को अच्छी गुणवत्ता की कोकीन देने के लिए एलबीएस अस्पताल के पास आएगा। टीम ने जाल बिछाया और एक व्यक्ति को पकड़ लिया। इसकी पहचान बाद में जहीर अहमद के रूप में हुई, जिसके कब्जे से व्यावसायिक मात्रा में कोकीन बरामद की गई। पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि वह अपनी पत्नी गुलनार के साथ मिलकर अपने घर पर कोकीन लगे सूती कपड़े से कोकीन तैयार करता है। टीम ने बिना समय बर्बाद किए दिलशाद कॉलोनी सीमापुरी दिल्ली में जहीर के घर पर छापा मारा और कोकीन को संसाधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन और सूती कपड़े जिनमें कोकीन और हेरोइन मिला हुआ था बरामद किया। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दोनों ने खुलासा किया कि वे दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए उपासना उर्फ तबस्सुम नामक महिला से परिचित हुए, जिसकी शादी एक अफगान नागरिक से हुई थी। तबस्सुम का पति पहले ही ड्रग तस्करी के मामले में जेल में है। उसके जेल जाने के बाद से तबस्सुम ने तो ये काम शुरू किया। अब वह सऊदी अरब से पार्सल के जरिए कोकीन मंगवाती थी। पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है। काफ़ी मेहनत करके काफ़ी मल्टीपल जगह पे रेड करके हमने बड़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस जो है कोकेन हमने रिकवर किया है। उसका लगभग अमाउंट होगा जिसको रिकवर किया है वो 7 करोड़ की लगभग की अमाउंट है और काफ़ी भारी संख्या में उसको रिकवर किया है। उनके एसोसिएट को भी पकड़ने की कोशिश जारी है अभी और आगे का और पीछे का ट्रेल भी निकालने की कोशिश में अभी हम लोग लगे हुए हैं। इसमें हमने परसों रात को हमें इनपुट मिली है कि एक सीक्रेट इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि एक आदमी एलबीएस हॉस्पिटल के पास आके उनके एसोसिएट को थोड़ा सा कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस देने की कोशिश कर रहा है। तो उसी दौरान हमारी टीम जो स्पेशल स्टाफ की है वो अलर्ट हो गई थी और उन्होंने अपना टीम एक और बना लिया था और उनको हमने एलबीएस हॉस्पिटल के पास डिप्लॉय कर दिया था। ये जो सीक्रेट इन्फॉर्मर ने हमें बताया था उस आदमी के ऊपर, तो उनको हमने पकड़ लिया था। उस आदमी का नाम पता चला है कि जहीर अहमद एलियास आदिल है और ये 48 ईयर ओल्ड है और इनके पास से हमें पर्सनल कर्सरी सर्च पे 150 ग्राम्स कोकेन मिल गई थी। उसी वक्त उनको थोड़ा सा इंट्रोगेट किया था कि कहाँ से आया, कहाँ पे मिला और वो सारी चीज़ें पूछताछ करने पर उन्होंने ये बताया कि उनके घर पे भी काफ़ी मात्रा में कॉन्ट्राबैंड सब्सटेंस रखी हुई है। तो हमने रेड उनके घर पे भी किया था जो है दिलशाद गार्डन सीमापुरी के एरिया में। तो वहाँ पे रेड करने के बाद हमें उनके घर से करीब 540 ग्राम्स कोकेन मिला है और 1 किलो कपड़ा, जो कपड़ा जैसे कि सिलाई करने के लिए जो काटते हैं वैसा वाला कपड़ा, उसी प्रकार से कटा वाला कपड़ा था जो सिलाई के टाइम पे जो कटता है और उससे शर्ट वगैरह बना लेते हैं, वैसा कपड़ा मिल गया था जिसके अलग अलग लेयर थे। अलग अलग लेयरिंग पे उन्होंने कोकेन पाउडर को पूरा
स्प्रेड करके उस पर एम्बेड किया हुआ। पूर्वी दिल्ली में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अब अपराधी स्वास्थ्य कर्मियों पर भी हमले और मारपिटाई जैसी वारदातों को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन स्थित नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल का है। घटना बीते 8 अक्टूबर की बताई जा रही है, जहां अस्पताल में एक बच्चे के परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट की। इस घटना के चलते स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज से वो हड़ताल पर चले गए हैं और अपने साथ हुई इस घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हो और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को ठप कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं मृतक के परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं कि डॉक्टर्स की अनदेखी के कारण उनके मरीज की जान चली गई। आप सीसीटीवी के माध्यम से देख सकते हैं कि गुस्साए मरीज के परिजन किस प्रकार से भारी संख्या में अस्पताल परिसर में दाखिल होकर पहले स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपिटाई कर रहे हैं। जब सुरक्षा कर्मी और अन्य अस्पताल प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करता है तो उनके साथ जबरदस्त मारपीट करते हैं, जिससे सभी को गंभीर चोटें आई हैं। पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। पिछले 2 दिन से वो हड़ताल पर थे। आज उनका मार्च भी हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ डॉक्टर रजनीश मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। एक्चुअल में हम लोग मजबूर होकर के प्रोटेस्ट के लिए जो है आज आए हैं, क्योंकि ना अभी तक जो है पुलिस हम लोग को कुछ नहीं की है। जो एफआईआर दर्ज जो हम लोग इंस्टीट्यूशनल के लिए डिमांड किए हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। आज हम लोग ने ओपीडी बंद किया था और ओपीडी बंद करने के बाद हम लोग एक मतलब शांतिपूर्ण जो है हम लोग ने प्रोटेस्ट किया। बाकी हमारे जितने भी बगल के हॉस्पिटल हैं या दिल्ली का और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सारे लोग आए थे, हम लोग के सपोर्ट किए और उन लोग भी हमारे जो प्रोटेस्ट था उसमें शामिल हुए। एमएस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल एफआईआर हो रही है, पर ये चीज़ गलत है कि मतलब अभी तक यही हुआ है कि पर्सनल एफआईआर हुई है, इंस्टीट्यूशनल एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। नहीं, अभी तो देख के लग के अभी जैसा सिचुएशन है उसको देखते हुए तो भी लग नहीं रहा है कि पुख्ता इंतजाम हुए हैं। एमएस ने जब आश्वासन दिया था कि इंतजाम कर दिए हैं, उसके अगले दिन भी हमने ड्यूटी वगैरह की थी, तो उस टाइम पे भी हमको पहले जैसा ही सिक्योरिटी मिला था, कोई मतलब परिवर्तन नहीं लगा था उसमें। हम इसको बहुत ही अब नेगेटिव पॉइंट पे देख रहे हैं, क्योंकि जब हम 3 दिन से इसी प्रोटेस्ट पे लगे हुए हैं कि हमें हमारी सिक्योरिटी चाहिए, अभी तक हमारे लिए इंस्टीट्यूशनल एफआईआर भी नहीं हुई है। अभी तक अगर होता तो सब लोग जाके सारे कंसल्टेंट सारे हमारे एमएस जाके खुद ही इंस्टीट्यूशनल एफआईआर दर्ज करा सकते थे, पर उनका कोई भी 0 रिस्पॉन्स आ रहा है। हम इससे बहुत ही निराश हो चुके हैं। अब अटैक करने वाले तो कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे यदि सिक्योरिटी ट्रेंड है तो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल सकता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल 0 है। जो गार्ड है उसमें से कोई ट्रेंड नहीं है, जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है मतलब क्या चलता है, बिल्कुल उनका जो है अपने ड्यूटी और ढंग से नहीं निभा रहे हैं और उसके लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। एक तरीके से आपको बताएं कि कभी सैलरी का मुद्दा तो कभी सिक्योरिटी का मुद्दा और कभी तो चोरी का मुद्दा भी यहाँ पर गरमाया हुआ है। ऐसे में अस्पताल जो प्रशासन है वो मौन है। अब देखने वाली बात होगी कि इनको न्याय कब तक मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सेशन लाइव, दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट के डाकखाने में 5 रुपए से लेकर हर तरह के स्टाम्प खत्म हो चुके हैं और ये पिछले 3 दिनों से खत्म है। एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट के अंदर डाकखाने में स्टैंप मौजूद नहीं है। अगर हम कोई भी नोटरी या कोई भी पेपर जज के सामने लेकर जाते हैं तो उस पर स्टैंप लगना बेहद जरूरी होता है, पर हम यहाँ कोर्ट के डाकखाने में स्टैंप लेने आते हैं तो यहाँ जवाब मिलता है कि स्टैंप खत्म है। पिछले 3 दिनों से स्टैंप न मिलने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्टैंप टिकट, एक तो रेवेन्यू स्टैंप होती है 1 रुपये की, वो हर डॉक्यूमेंट पे अगर 5000 से ऊपर रसीद है उस पर लगती है। नोटरी, हर कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट जमा होता है, एग्रीमेंट हो, स्पेशल पावर अटॉर्नी हो, बहुत तरीके के डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट में 5 रुपये की नोटरी स्टैंप लगती है। उसके अलावा तरह तरह की 50 पैसे से लेके अखबार बेचना है तो उस पर भी 50 पैसे की टिकट लगती है, 1 रुपये की लगती है। इन पे कोई भी स्टैंप किसी भी प्रकार से 3 दिन हो गए कोई स्टैंप नहीं है। मैं स्टैंप लेने गया था, स्टैंप आई नहीं रही। मैंने वो तरीका थोड़ी है, इतनी बड़ी कोर्ट है, 3 डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है, यहाँ लाइन लगी रहती है, टिकटों मिलती नहीं, कितनी गलत बात है। आप बताओगे हमें तो पता नहीं, हमारे पे टिकट है ही नहीं, ना आ रही वहाँ से, हम क्या कर सकते हैं। ये जवाब मिला। अब हम अगर कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट दाखिल करते हैं बिना टिकट, कोर्ट जज मानते नहीं, हमें नहीं पता। अब डाकखाने वाले लिख के भी नहीं देंगे हमारे पे टिकट नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक लिखो, या अखबार में दो भी स्टैंप नहीं है, टिकट नहीं है, बिना टिकट आप काम करो। दिक्कत नहीं आ रही, हम तो लगा देते हैं, लेकिन दिक्कत जब आएगी वो कोर्ट में अगर वो पेपर जाता है तो कोर्ट वाले जज साहब नहीं मानेंगे उसको।
जब पेपर अटेस्ट होता है या एंट्री होती है उसमें कंपलसरी है 5 रुपये की नोटरी की टिकट कंपलसरी है। अगर वो नहीं है तो मैं जवाब क्या दूंगा? मैं जवाब यही दूंगा कि मानेंगे। अब जज माने नहीं माने उनकी मर्जी है, कि जज तो ये कहते हैं कि अगर टिकट नहीं है तो वहाँ पे स्टैंप लगा के लाओ, नो टिकट अवेलेबल इन दी पोस्ट ऑफिस। टीटीसी में बस मार्शल के रूप में काम करने वाले सिविल डिफेंस के कर्मी पिछले कई महीनों से सैलरी न आने की वजह से परेशान हैं। कल यानी 10 अक्टूबर को इन कर्मियों ने एलजी हाउस पर प्रदर्शन भी किया। जब हमने इन कर्मियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं आई, जिसकी वजह से घर चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। काफी लोग किराए के मकानों में भी रह रहे हैं। त्योहार भी आने वाले हैं, ऐसे में अभी केवल आश्वासन मिला है कि 3 दिनों में सैलरी आ जाएगी। मैं दिल्ली होमगार्ड में है और जो डीटीसी वो है, आज जैसे हमारे कमांडेंट से भी बात हुआ सैलरी के लिए, तो कमांडेंट साहब हमें आज 5-6 दिन पहले आश्वासन दिए थे कि आपकी अगले हफ्ते में पेमेंट आ जाएगी। कमांडेंट साहब से आज मैं फिर पूछा, कमांडेंट साहब ने हमें बताया कि डीटीसी वाले डेली वादा करते हैं लेकिन हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं। जी, मई से सैलरी नहीं आ रही, मई की सैलरी अभी तक नहीं आई है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर चल रहा है। तो ये जो सैलरी का मुद्दा है, ये हमारे जो डीजी साहब हैं बराबर वो वर्क कर रहे हैं इसके लिए, और हमारे कमांडर साहब। दिक्कतें कितनी हो रही है आगे त्योहार का समय? जी, दिक्कतें इसके लिए जो किराए पे हैं उनको मकान मालिक जो है अब कमरा खाली करा लिया, जिससे राशन ले रहे हैं राशन वाला प्रताड़ित कर रहा है। ये इस प्रकार की बहुत सारी दिक्कतें हैं और इतने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि पूछिए मत। हमारी सैलरी 5वां महीना लग चुका है, अभी तक सैलरी नहीं मिली हमें, इसलिए कल धरना प्रदर्शन करने गए थे सारे। तो अभी 3 दिन का टाइम दिया उन्होंने, अभी 3 दिन के लिए बोला है उन्होंने कि 3 दिन, हाँ 3 दिन के लिए वेट करें, उसके बाद आपको बताएंगे। हमारे जो गए थे डीटीसी क्लस्टर के मार्शल गए हुए थे सारे। सैलरी वो ये डेली बेस पे है, जितनी ड्यूटी करोगे उस हिसाब से है। ये तो सभी को पता है मैडम, बगैर पैसे के तो परेशानी ही परेशानी है, कोई भी सही। जब सरकार को बगैर पैसे के चलाने में दिल्ली को परेशानी हो रही है तो हमारे को कितनी परेशानी होगी। हम तो एक आम आदमी हैं, छोटे से, जो निष्कर्म सेवा करते रहे हैं, सदा भक्ति भाव रही है, पब्लिक के बीच में आगे बढ़कर चढ़कर खड़े रहे हैं, हर दौर में हम आगे रहे हैं। उसके बाद में भी अगर जो सैलरी टाइम पे, अगर जो कोई भी अपने परिवार चलाने के लिए काम कर रहा है और उसकी सैलरी टाइम पे ना मिले तो उसका घर तो मुश्किल है चलना। नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। एक बार बीच में हुआ था कि 2 महीने समथिंग, 2-3 महीने रुकी थी। वो प्रदर्शन कारण इसका ये है कि मैडम कोई सही से जवाब नहीं दे पा रहा है कि सैलरी किस कारण रुकी हुई है। अगर जो मार्शल या कोई भी वॉलंटियर को कारण बताया जाए, रीज़न क्या है इसका कि सैलरी क्यों रुकी हुई है। अगर सैलरी का रीज़न पता चल जाएगा तो क्यों प्रोटेक्ट करेगा कोई। देखो, कल जो वहाँ पर एक उच्च अधिकारी थे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर सैलरी आ जाएगी। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से 1 टाइम यूज प्लास्टिक के साथ साथ 19 अन्य चीजों पर भी बैन लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई। बात करें अगर पूर्वी दिल्ली की, तो यहाँ पर कई जगहों पर अभी भी प्लास्टिक पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। जनता का कहना है कि सरकार नियम तो बना लेती है, लेकिन सख्ती से पालन न होने के कारण ये नियम फेल हो जाते हैं। सरकार को चाहिए कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग पर ही रोक लगाए, जिससे घटिया प्लास्टिक की चीजें न बनेंगी और न मार्केट में आएंगी और प्रदूषण पर भी रोक लग पाएगी। एक्चुअली परेशानी ये है कि सरकार कोई भी नियम, कायदा या कानून कोई भी बनाती है तो उसके ऊपर पूर्णतः वो कोई भी लंबे समय तक एक्शन नहीं ले पाती। होता क्या है कि कुछ दिन तक तो उसका विरोध चलता है, उसकी कायदों पे लोग चलते हैं, कुछ दिनों बाद सरकार दूसरा नया अन्य कुछ ले आती है, जिससे कि आदमी और सरकार दोनों ही उन चीज़ों को भूल जाते हैं। और इस करके हमारे देश में आज जो गति विकास की रुकी हुई है, वो यही कारण है कि हम एक नियम के ऊपर पूरे कायदे कानून से नहीं चल पाते, ना ही जनता और ना ही। देखो, दुकानदारों ने तो बहुत अपने आप को सुधारा है, क्योंकि दुकानदार एक ऐसा व्यापारी होता है जो चंद कमाई के लिए दिन भर मेहनत करता है एक टांग पे। लेकिन कुछ हमारे ठेली पटरी वाले जो भाई हैं, उनको ना समझ होते हैं, वो सप्लायर से माल ले लेते हैं, उनको नहीं पता ये केमिकल वाला बैग है या ये रियली वो डिस्पोजेबल वाला बैग है।
तो वहाँ पे उस वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। और अगर हम अवेयर करें, गवर्नमेंट हमारी अवेयर करे, कोई प्लान चलाए, उनको कोई शिक्षा दे, आधे घंटे क्लास दे, रोड पे कोई नुक्कड़ प्रोग्राम हो इस विषय में, तो सब लोग अवेयर हो जाएंगे और लोग उसको अवॉइड तभी करेंगे जब पता हो इसकी पहचान क्या है। सरकार का नियम फेल हो रहा है। सरकार का नियम इसलिए फेल हो रहा है कि सरकार बड़ी कंपनियों को बंद नहीं कर रही। जब तक बड़ी कंपनियों के, जैसे दूध की कंपनी होगी, वो पॉलीथीन बैन करे दूध की कंपनियों से, जब तक दूध की कंपनियों के दूध के भी पॉलीथीन आपको इसमें मिलेंगे नालियों में, उससे भी हाँ डिस्पोज, उससे वजह से भी नाली जाम होती है, गाय खा लेती है, जानवर खाते हैं उसको, जिससे उनको बीमारियां होती है। दूध में, पॉलीथीन में, चाहे आप कितना भी अच्छे पॉलीथीन ले लो, उसमें केमिकल होता है, जो कि केमिकल उस चीज़ में मिक्स हो जाता है। दुकानों में हम कुछ सब्जी लेने जाते, कुछ मतलब होटल में सब्जी लेने जाते, वहाँ पे भी हमको डब्बे देते हैं या पॉलीथीन के अंदर पैक करके देते हैं। वो सब जब तक वो बड़ी कंपनियां को बैन नहीं करेंगे तब तक बंद करनी चाहिए। पहले तो फैक्ट्री बंद करें तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं। आप देख लो, हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि मैं पॉलीथीन को, 1 नंबर पॉलीथीन को दिया तो उसके आड़ में 2 नंबर भी काम हो चलता है। ये बिल्कुल उस पर बैन होना चाहिए था जी, 101%। पॉलीथीन से इतनी बीमारियां फैलती हैं, अगर आप उसे जला दो तो आजकल आपने देखा होगा, न्यूज़ में हमने देखा है कि पॉलीथीन से गेहूं भी बन रही है, पर ये हम कह नहीं सकते कि गेहूं बन रही है नहीं बन रही, पर पॉलीथीन को तो बैन होना चाहिए। पॉलीथीन को अगर जलाते हैं तो बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, उसकी बदबू इतनी होती है कि उससे 100 तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। हाँ, पॉलीथीन बंद तो हो नहीं पाई। हर दुकानदार, आप छोटा दुकानदार देख लो, क्योंकि अगर फ्रेश की भी पॉलीथीन होगी ना, वो भी नुकसान देती है, पर ये छोटे दुकानदार है वो तो सेकंड की पॉलीथीन यूज़ करते हैं, जिससे बहुत तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। और आपने कचरे में सबसे ज़्यादा कचरा ही पॉलीथीन का होता है, आप देखा जाए तो सही मायने में। गवर्नमेंट को इस पर एक टीम बनानी चाहिए जो हर दुकानदार के पास जाए, पहले विनती करनी चाहिए भी आप पॉलीथीन खुद ही मत दो। बीच में लोगों ने झोला ले आना शुरू कर दिया था सब्जी के लिए, और वो क्रेमी के झोले आते हैं वो भी बनाए थे, पर फिर पॉलीथीन फिर चालू हो गई है, हर जगह पॉलीथीन उपलब्ध है। ज्यादातर मेट्रो स्टेशंस के नीचे अक्सर ट्रैफिक की समस्या रहती ही है, जिसका सबसे बड़ा कारण होता है रेडी पटरियों का जमावड़ा और वो गाड़ियां जो कहीं भी आड़े टेढ़े तरीके से खड़ी कर दी जाती हैं। अब ऐसा ही कुछ हाल लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे का है, जहां फुटपाथ तक को लोगों ने घेरा हुआ है, जिस पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानें फुटपाथ से भी आगे तक बढ़ा रखी हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी होती है। निगम समय समय पर इन अतिक्रमण को हटाती तो है, लेकिन उनके जाते ही रेडी पटरी और अवैध रूप से गाड़ियां खड़ी होनी फिर से शुरू हो जाती हैं, जिस पर अब प्रशासन को सख्ती से काम करने की जरूरत है। देखिए जनाब, ये विकास मार्ग है और विकास मार्ग का विकास बड़े धूमधाम से किया गया। अभी यहाँ का सौंदर्यीकरण किया गया G20 में, लेकिन वो सौंदर्यीकरण सिर्फ G20 के लिए था, ऐसा ही प्रतीत होता है। जहाँ ये G20 खत्म, सब कुछ खत्म। पहले से भी बदतर हालात हो गए। यहाँ आकर देखिए, कोई जो है घर का सिलेंडर यूज़ करके छोले भटूरे बना रहा है, कोई यहाँ पे अतिक्रमण कर रहा है। दुकानें जितनी अंदर है, अंदर 6 फुट है, 8 फुट है, तो बाहर जो है उसकी डबल है, 16 फुट है, 12 फुट है, 18 फुट है, और इतना है कि पैदल चलने की जगह ही नहीं है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 67 साल की उम्र है। अगर बाई द वे कोई मिसहैप हो जाए, कोई बाई द वे हारी बीमारी हो जाए, तो ना एम्बुलेंस अंदर आ सकती, ना बाहर जा सकती, और ना कोई दिल्ली पुलिस वाला कुछ करने के लिए तैयार है। देखिए जी, सकरपुर क्षेत्र है और इसका एक तरह से ताज कह लीजिए विकास मार्ग लगता है, और उसमें लक्ष्मी नगर मेट्रो जैसी महत्वपूर्ण चीज़ है। बावजूद इसके अतिक्रमण ने इतनी अति कर रखी है कि जैसे अतिक्रमण वालों जो करने वाले हैं उन्हीं का राज है, यहाँ के निवासियों का कोई राज नहीं है। कल को कोई हारी बीमारी हो जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए, एम्बुलेंस तक अंदर नहीं आ सकती। अभी G20 आयोजन हुआ था दिल्ली के अंदर, तो एकदम क्लीन एंड नीट कर दिया था। क्या दुनिया को दिखाने के लिए ही ये पब्लिक को सुविधा दी जाती थी? अब उनका कोई अधिकार नहीं है। अब क्यों ये अतिक्रमण हो गया? दुकानदारों ने 8 फुट दुकान उनकी अंदर है, 16 फुट बाहर विकास मार्ग सर्विस रोड कब्जा रखा है। और मेट्रो स्टेशन के नीचे तो इतनी अति हो चुकी है कि ज्वलनशील सिलेंडर जैसा अतिक्रमण कर रखा है। तो मेरे ख्याल से तो इस अतिक्रमण को देखते हुए सकरपुर क्षेत्र और उपाध्याय ब्लॉक, इन सभी क्षेत्रों का और लक्ष्मी नगर मेट्रो का स्टेशन का भगवान ही मालिक।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी भागीरथी विहार में गोली चलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि 9 तारीख की रात 11:30 बजे गली नंबर 6 भागीरथी विहार में गोली चलने की कॉल पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि एक महिला जिसका नाम शबनम है, उसके दाहिने कंधे पर गोली लगी है और उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूछताछ करने पर पता चला कि रात करीब 11:30 बजे पीड़िता अपनी छत पर मौजूद थी, तभी किसी ने गोली चला दी और उसके कंधे में जा लगी। पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनका इलाज अभी भी चल रहा है। वहीं जिले के डीसीपी डॉक्टर जॉय तिर्की ने बताया कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास भी चेक किए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में पिछले 2 दिनों से दिल्ली पुलिस की मनमानी के खिलाफ वकीलों की स्ट्राइक चल रही थी। मंगलवार शाम को पूर्वी रेंज के तीनों डीसीपी और एसएचओ के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें वकीलों ने कृष्णानगर मामले को लेकर अपनी बात रखी, जिस पर डीसीपी शाहदरा ने कहा कि 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और वकीलों के ऊपर जो एफआईआर की गई है उसको भी हटाया जाएगा। शाहदरा बार एसोसिएशन के प्रधान ने बताया कि सिर्फ 48 घंटों के लिए स्ट्राइक को रोका गया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम 48 घंटों के बाद फिर से स्ट्राइक करेंगे। डिसीज़न तो कल लिया गया था। हमारी सेकंड डे की स्ट्राइक के बाद जो इनके रिप्रेजेंटेटिव जो हमारी चौकी में रहते हैं, तो डीसीपी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, उन सब ने एक मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट करी और मीटिंग हमने अपने बार ऑफिस में करी। उसमें सारे एसएचओज, डीसीपीज, एसीपीज सारे आए थे और सब्सिक्वेंटली सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनके सामने पुट की गई और उनको जेन्युइन मानते हुए डीसीपी शाहदरा ने जो कृष्णनगर में वकील साहब के साथ हादसा हुआ है उसमें विदिन 48 आवर्स एक्यूज पर्सनस को अरेस्ट करने की मांग करी है, एश्योरेंस दी है। और जो एक फॉल्स एलिगेशंस लगा के दूसरी पार्टी ने वकील साहब के ऊपर जो केस फाइल किया है 354 का, उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन की कम्प्लीटली एश्योरेंस दी है। हमारी जो स्ट्राइक थी वो कल हमारी तीनों डीसीपी के साथ हमारी कल मीटिंग हुई थी। हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जिसके अंदर तीनों डीसीपी थे, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और शाहदरा। जो हमारी डिमांड थी वो थी हमारे उसके लिए शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में जो अपने डीसीपी साहब थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भी 48 घंटे में हम उन लोगों को अरेस्ट भी करेंगे और जो हमारे ऊपर जो मुकदमा है उस पर हम एफआईआर भी लगाएंगे। तब तक हमने उनसे कहा कि आप हमें जो एश्योरेंस जो आप हमें दे रहे हो तो उसमें हमें फिर क्या करना होगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दीजिए। तो हमने उनसे मना कर दिया था कि आपने 48 घंटे का जो हमें अल्टीमेशन दिया है कि हमारी जो डिमांड है वो पूरी हो जाएंगी, तब तक हम अपनी स्ट्राइक को डेफर रखेंगे। और उसके बाद जो आज है, आज हमारी स्ट्राइक आज हमने कॉल ऑफ कर रखी है, आज और कल के लिए। और 2 दिन में हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है, हम कंटिन्यू रखेंगे। पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसका आज 6वां दिन रहा। आचार्य यशपाल महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिसे भक्तों ने बड़े गौर से सुना। बड़ी संख्या में लोग भागवत कथा सुनने के लिए पहुंचे और आनंद उठाया। आपको बता दें कि भागवत कथा का समापन 13 अक्टूबर को होगा। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।